एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज अपने क्लास का टॉपिक है सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री से। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी मिलेंगे। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं क्या है। आपको ये स्टार्टिंग में ही बता दिया जाए बच्चों कि इसमें जो भी क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन बता रही हूँ तो 10 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 10 क्वेश्चन पूछ देगा। 10 में से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रही हूँ यहाँ पे। तो इसमें से क्या हो सकता है कि एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 2 चैप्टर है, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सारे इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप लोगों को जो भी क्वेरी होती है, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जो भी आपको ये वीडियो देखिए, आपको जो भी अनसेटिस्फैक्शन रहता है वीडियो से, वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि मैम ये चीज़ प्रॉब्लम रह गया, तो उसको मैं अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करती हूँ। ये मेरी अपनी आदत है कि मैं आपके प्रॉब्लम को ज़रूर डिस्कस करती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम बस इतना ये इतना ही इम्पोर्टेंट है या इतना सारा क्वेश्चन। तो ये सारी बातों का एक ही है बात कि 10 क्वेश्चंस बताया गया, इसमें से आएगा 2 ही 3 क्वेश्चन, लेकिन आपको पढ़ना तो 10 क्वेश्चन एटलीस्ट पड़ेगा ना। पूरा चैप्टर आप पढ़ते हैं तब तो 2, 3, 4 क्वेश्चन आता है, इसलिए ये बात समझिए आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शोन बाय ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शोन बाय ट्रांजिशन मेटल्स कैन बी एक्सप्लेन ड्यू टू, पहला नंबर पे है प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल वैलेंसी एंड एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। दूसरा है सरफेस ऑफ मेटल्स वेयर द रिएक्शन कैन अकर। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको, जो मेरा एक वीडियो है क्विक रिवीजन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन दोनों पे दिख जाएगा आपको। उसको अगर आप पढ़ लेंगे, एक बारी क्विक रिवीजन कर लेंगे आधे घंटे में, तो ये बातें जो अभी यहाँ पे सिर्फ बोली जा रही हैं आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड आयंस वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड। यहाँ पे आयन दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने पहले भी आपको बताया था जब टर्म 2 की तैयारी करवाई थी। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ हर वीडियो में कि टर्म 2 के लिए जो मैंने पढ़ाया था चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, उसको एक बार ही ज़रूर आप देखें। आपके पास टाइम है ऐसा नहीं है, आधे आधे घंटे का वीडियो है, मतलब 15-20 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख लेंगे ना, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें सिर्फ याद का रखने का बात क्या है, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म का कलर्ड आयंस ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, ये वर्ड आप कलर की बात करें तो डीडी ट्रांजिशन बिना लिखे आएंगे, 1 मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना ही लिखना है, इसको बस ध्यान जहन में बैठा लीजिए। कलर्ड की बात है तो डीडी ट्रांजिशन के कारण होता है। कलर्ड आयंस विल बी दोज विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डीडी ट्रांजिशन शो करते हैं। जो डीडी ट्रांजिशन शो करता है वो आपका कलर्ड कंपाउंड होता है। ये बात समझ गए आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए स्कैंडियम दिया था, वेनेडियम, ये सारा दे रखा था। ठीक है, तो इन सब का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, तो आपको इसका 3D0 मिलेगा, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कलरलेस हो जाएगा, मतलब कोई भी कलर इसका नहीं होगा, क्योंकि डीडी ट्रांजिशन ही नहीं होगा। उसी तरह से वेनेडियम में 3D3 है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो कलर्ड होगा। Mn2+ के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए कलर होगा। Cu+ के पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि D10 है, तो मैक्सिमम D में 10 ही रह सकता है, इसलिए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कलरलेस। निकल के पास भी देखिए कि 3D8 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से ये कलर्ड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको एकदम जहन में रखिए। होगा क्या कि जरूरी नहीं है कि आपको ये पूछेगा कि ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड आयंस बाय, सिर्फ ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ के छोड़ देता है। ठीक है, 3 मार्क्स में ये जोड़ेगा। अगर होगा क्या कि कभी कभी अकेले भी इसको पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कलर, तो ये दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा कलर्ड है बताइए। तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें मैंने 2 मैक्सिमम डाल दिया, अब इसको किसी भी तरीके से पूछेगा तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि मुझे लिखना क्या है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको कि ये क्वेश्चन जब आपने पढ़ा तो कितने तरीके से आप आंसर करने के लिए तैयार हो गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर इट्स काउजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये तो डिलीटेड सिलेबस का है मैम, आपने क्यों पढ़ा दिया, लेकिन नहीं, टर्म 2 के सिलेबस को ध्यान से देखिए आप लोग। कुछ एक एक क्वेश्चन आप लोग जो कभी कभी कमेंट सेक्शन में डालते हो कि ये डिलीटेड टॉपिक आपने डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। डिलीटेड टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कम्प्लीटली डिलीटेड भी नहीं हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको बनाने हैं, तो उसका क्वेश्चन भी आपको देखना है, ठीक है। मतलब उसका जो डेरिवेशन है उसको नहीं बनाना है, बट उसका जो लास्ट रिजल्ट है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। उसी तरह से एक्टिनाइड्स को डिलीट किया गया था टर्म 2 के लिए, लेंथेनाइड को नहीं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना था आपको, मैंने भी पढ़ा रखा है, यहाँ पे भी आपको बताऊंगी। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसके काउजेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो लेंथेनाइड क्या है, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। काउजेज, इसका एक स्पेशल वीडियो है मेरा जो कि मतलब पर्टिकुलर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है, तो ऑब्वियस है आप समझ सकते हैं किसी टॉपिक को पर्सनली पर्टिकुलरली अगर पढ़ाया जाएगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाला जाता है। और जिसमें अभी तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ये है, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे कहते हैं मैम इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कीजिए, इसलिए आपकी मैम आपके बात को मान लेती है। तो चलिए आप भी मेरी बात को मान लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बेल आइकन जरूर दबाइएगा बच्चों। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन नहीं दबाते, इसलिए नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है, तो आप देख नहीं पाते हैं, है ना। बेल आइकन को जरूर दबाइए, इतने तो आप लोग स्मार्ट हैं कि बेल आइकन को दबाएंगे ऑल पे, है ना, पक्का। तो ऑल पे जरूर दबाइएगा ताकि आपकी मैम का भी ग्रोथ हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं काउजेस क्या है। द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल इज डिफ्यूज, they have poor shielding effect due to which of the effective nuclear charge increases with increase in atomic number, this causes a decrease in atomic radii। एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डिफ्यूज है, मतलब अभी तक पता नहीं है लोगों को, इसलिए उसका शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है, यही लिखा गया है। कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या होते हैं, रेडियाई ऑफ मेंबर्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज सिमिलर टू दोज ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ से देखिए आपको बता दूं, कभी कभी ये क्वेश्चंस ही पूछ देता है, मैंने आगे मेंशन भी किया होगा, ये क्वेश्चन है। जैसे इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि रेडियाई ऑफ मेंबर ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज सिमिलर टू दोज ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, वाई लगा दिया क्वेश्चन, वाई को हटा दिया, कॉन्सिक्वेंसेज वाई लिख देगा, तो आपको आंसर कैसे करना होगा, रेडियाई ऑफ द मेंबर्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज सिमिलर टू दोज ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बस इतना ही लिख दिया, आपने आंसर हो गया। और यहाँ ये क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो मैं आपको बार बार यही समझा रही हूँ कि जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। जरूरी नहीं है कि जिस क्वेश्चन को आपने पढ़ा उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से देगा तभी आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर वाई लगा के दिया तो भी क्या आंसर करना, ये भी समझना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आप समझ गए। कॉन्सिक्वेंसेज में ये हो गया पहला नंबर। नंबर 2 हो गया, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट लेंथेनॉइड्स। क्या होता है, लेंथेनॉइड्स को आप सेपरेट कर बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि साइज में कोई ज़्यादा का फर्क नहीं होता, जिसके कारण उसे सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि कुछ चीज़ें जो आपको जरूरी है एक्सप्लेन करने की, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा तो ऐसे लिख लेना, इसको ऐसे याद कर लो, इससे ऐसे समझो, तो वो एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है, चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे। टाइम बाउंडेशन के अंदर पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। आप टाइम बाउंडेशन के अंदर पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ तो आपके दिमाग से स्किप हो जाता है कि बच्चों को क्या बताना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा टाइम को आप लोग ध्यान में नहीं रखें कि बहुत ज़्यादा समय लगा, क्योंकि बताना सब कुछ पड़ता है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिया है मैंने, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को आपने कर लेना है। मैग्नीज होता है 3D ट्रांजिशन सीरीज में, मैग्नीज ऐसा है जिसका मैक्सिमम होता है आपका क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले लिख दिया। Mn हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी सब सेल, यानी 5 इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है ना। Hence Mn exits the largest number of oxidation state ranging from +2 to +7, यानी +2 कहाँ से हो जाएगा, 4s का लूज करेगा +2 हो जाएगा, और जब ओवरऑल लूज करेगा तो +7 हो जाता है। तो चूंकि ये कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास, इसलिए ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एस का निकालता है तो +2 और डी का पूरा निकाल दिया तो ओवरऑल जोड़ के +7, तो इसलिए याद रखिएगा
1 मार्क्स क्वेश्चन से जब MCQs पूछे गए थे उसमें भी पूछा गया था कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, तो Mn होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए फटाक से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2+ और Fe2+ एंड वाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसी के तरीके से इन दोनों में से कोई को अल्टी पल्टी कर देगा तो उसके लिए भी तैयार रहिए। ठीक है, तो व्हेन Cr, ये Cr लिखा हुआ है, ठीक है, Cr2+ एंड Fe2+ एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे एक्ट करेगा इसका मतलब होगा कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Cr2+ से Cr3+ बनेगा और ये Fe2+ से Fe3+ बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना होगा आपको कि इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इसका आपको -0.41 वोल्ट होगा और इसका 0.77 वोल्ट होगा। हाँ, this means that Cr2+ can be easily oxidized to Cr3+, but Fe2+ does not get oxidized to Fe3+ easily. Therefore, Cr2+ is better reducing agent than Fe3+. ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जो मैंने डाला था जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर किया था, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कौन सा था, एक और चैप्टर था, 3 चैप्टर को लिया था मैंने, हाँ सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें क्या था हमारा कि इसी टाइप का क्वेश्चन था एक जो मैंने आपको बताया था, तो बस यही है, इसको ध्यान से रखिए। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिस। तो बस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताने के लिए इस क्वेश्चन को कलेक्ट किया है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा मतलब दोनों के दोनों मैग्नेटिक होता है, दोनों आयन जो होते हैं मैग्नेटिक होते हैं, बट कौन सा ज़्यादा मैग्नेटिक है कौन सा लेस मैग्नेटिक है ये पता लगाने के लिए भी इसी का इस्तेमाल करना होता है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ कलेक्ट किया है। तो देखिए Z = 27 है तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जब 2+ आयन होगा तो ये हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का बाहर चला गया। ये सब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा जाके, अगर आपको समय मिले तो उसको देख लीजिए एक बारी। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, जहाँ n बराबर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 3 था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने लिखा, और √15 बोर्स मैग्नेटॉन ये यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, ये आ गया। तो ये जब कंपेयर करने की बात करेगा तो आप दोनों दो कंपेयर जब भी होगा 1 से 2 में होगा तो दोनों का निकालिए, जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा मैग्नेटिक हो गया और जिसका कम है वो लेस मैग्नेटिक हो गया। क्लियर, आगे बढ़िए। 7th नंबर पे आइए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स मे नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Transition elements are those elements in which the atoms or ions in stable oxidation state contain partially filled d orbital। यही इसका कीवर्ड है, की लाइन है। ठीक है, कि जिसके पास भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स सच एज जिंक, कैडमियम एंड मरकरी कैन नॉट क्लासिफाइड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दीज हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल। क्लियर, इन सब के पास डी, इसके पास D10 होता है, इसके पास भी D10 होता है, इसके पास भी D10 होता है, जिसकी वजह से इसको ट्रांजिशन में आप क्वेश्चन नंबर 8 एक मैंने लिया है आपके इस मतलब प्रैक्टिस के लिए। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, क्योंकि जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं जानेंगे तो कुछ भी बनाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने जो भी लिया है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ही लिया है, 3D सीरीज लिया है, क्योंकि टर्म 2 में यही सिर्फ पढ़ना था, इसलिए मैंने कोई और एलिमेंट्स इसमें मेंशन भी नहीं किया है। तो इन सारे का आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिख लेना ताकि आपके प्रैक्टिस में आ जाए और आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करें कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने वक्त गलत नहीं हो जाए, कुछ भी समझ रहे हैं बात को, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी है एक बारी जरूर पढ़ लीजिएगा। गिव रीजन देना है आपको, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, क्यों होता है, तो इसका आंसर मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक, क्यों बताना है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज, क्यों बताना है। फिर देखिए सेकेंड, आयोनाइजेशन इज डिफिकल्ट फ्रॉम कॉपर एंड क्रोमियम वेयर एज इट इज इजी फॉर जिंक। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स आपको बता रखा है ये सारी बातों को मैंने, तो मतलब ट्रांजिशन मेटल का एक वीडियो है, वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें इसका आंसर सबका अवेलेबल था, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। एक, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों होता है,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है, एस ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है इन द बॉन्डिंग, जिसकी वजह से बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाता है। बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये हो गया। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक, क्यों? क्योंकि सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक तो होगा ही होगा। तो इसी तरीके से मतलब आपको समझना है। ऐसे लिंक मैं दे दूंगी आप लोगों को, आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपने अभी जस्ट राइट नाउ देखा, सेकेंड आयोनाइजेशन इज डिफिकल्ट फ्रॉम कॉपर एंड क्रोमियम। यहाँ पे क्या हो जाता है, जब आप कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो सेकेंड आयोनाइजेशन का मतलब हुआ कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होता है, अगर स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गया आपका एलिमेंट का, तो वो सेकेंड आयोनाइजेशन शो करना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो वही होता है कि कॉपर जब Cu+ रहता है ना तो 3D10 हो जाता है। तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गया, Cu+ 3D10 होता है, तो ये स्टेबल हो गया क्योंकि फुल फिल्ड है, इसलिए ये Cu2+ बनाना नहीं चाहेगा जल्दी, क्योंकि अनस्टेबिलिटी आ जाएगा उसके पास। तो इसी तरह से आपको इन सब का एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैंने ब्रीफ कर दिया ताकि कुछ बच्चे बहुत ये होते हैं कि मैम आपने बताया ही नहीं, छोड़ दिया, आंसर कैसे होगा। तो ये आपको ब्रीफ किया है, अगर आप उसको लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। मैंने बता दिया आपको कि क्यों होता है। यहाँ पे सारा खेल किसका है, खेल है किसका, कॉन्फ़िगरेशन का। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसी ने पा लिया तो वो अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी होगी उसके करने के लिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिया है आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, और देख लीजिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। NiCl4 2- इज पैरामैग्नेटिक while NiCO4 इज डायमैग्नेटिक दो बोथ आर टेट्राहेड्रल। वाई? कितना अच्छा क्वेश्चन है कि दोनों जो होते हैं ये दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखते हैं, बट एक पैरामैग्नेटिक है दूसरा डायमैग्नेटिक है। वाई? तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इस सारा खेल देखिए लिगेंड पे होता है बच्चों। तो आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का खेल होता है, हाइब्रिडेशन का खेल होता है कि हाइब्रिडेशन कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, ये सारी जो बातें होती हैं ना वो डिपेंड करती हैं किस पे, लिगेंड पे। इसलिए लिगेंड आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, बोथ आर टेट्राहेड्रल, देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर आर डिफरेंट, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ लिगेंड। Cn- इज वीक फील्ड लिगेंड एंड इट डज नॉट काउज द पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड 3D इलेक्ट्रॉन। ये जो Cn- है ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये जैसे वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये क्या करता है आपका कि देखिए यहाँ पे Cn नहीं होगा, Cl होगा, ठीक है। Cn तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो Cn कहाँ से आ गया, ठीक है। तो Cl हो गया, तो Cl- इज वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि लगा Cn- स्ट्रॉन्ग होता है, Cn- सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो Cl- इज वीक फील्ड लिगेंड एंड इट्स डज नॉट काउज द पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड 3D इलेक्ट्रॉन है। NiCl4 2- इज पैरामैग्नेटिक, यानी Cl जो है वीक लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं करवा सकता है, इसलिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। और पीछे आपको पढ़ाया था मैंने कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे इस वाले में देखिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो निकेल का जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसा लिख दीजिए। 3D में उसके 8 होता है और 4s2 हो गया। बट CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये जो होता है ना CO जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। देयरफॉर इट काउजेज अ पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड 3D इलेक्ट्रॉन्स। Also it causes the 4s इलेक्ट्रॉन टू शिफ्ट टू 3D ऑर्बिटल, यानी कि सारा शिफ्टिंग करा सकता है, ये पेयरिंग करा सकता है, जिसके कारण नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भैया तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। पेयर अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे काम क्या हुआ कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा नहीं पाया बेचारा, तो रह गया अनपेयर्ड। और ये चूंकि स्ट्रांग है धक्का मुक्की कर सकता है, धक्का मुक्की करके पेयर करा देता है, जिसके कारण से ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया है FeH2O होल 6 3+ इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक वेयर एज दिस इज वीकली पैरामैग्नेटिक। एक्सप्लेन। अभी जस्ट राइट नाउ आपको बोला था ना कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताना है हमें, तो इसमें दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक है, लेकिन एक स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है एक वीक पैरामैग्नेटिक है। तो इसका रीजन क्या होगा, इसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको ज़्यादा इसके पास कितने होंगे, ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि इसके पास लेस
लेस होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसे लिख नहीं देना है, बना के लिखना है। FeH इसका बनाइएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, कॉन्फिगरेशन लिखिएगा, बताना होगा कि H2O कैसा लिगेंड है। उसी तरह CN के लिए बताना होगा कैसा लिगेंड है, ये पेयरिंग कराएगा नहीं, ये पेयरिंग कराएगा, ये सब आपको लिखना है। और कॉन्फिगरेशन भी बनाना है जैसे अभी 10th नंबर पे बनाया था। और उसके बाद लिखना होगा कि इसके पास क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होगा, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा, जबकि इसके पास कम होगा तो ये वीक पैरामैग्नेटिक होगा। बात समझ गए। और आपको अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो इसका ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये मैंने पढ़ाया है जिस वीडियो में, उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे। वहाँ पे ज़रूर से जाके देखें। एक बार ही आपको कहूँगी ज़रूर से कि जो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टर्म 2 के लिए पढ़ाया है ना, उसको एक बार ही ज़रूर पढ़ लीजिए बच्चों। एक बार ही पढ़ लेंगे आप ना तो कुछ भी आपसे मिस नहीं होगा, एकदम 100% श्योर है इस बात का। तो उसी तरीके से ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे ये दिया है, एक्सप्लेन दिस इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस वेयर एज दिस इज एन और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे मैंने बहुत नहीं बताया है क्योंकि बहुत फिर ये वीडियो नाहक ही लंबी हो जाएगी। ये सारी बातें मैंने उस पर्टिकुलर वीडियोज़ में पढ़ाया है, उसका लिंक आपको दिख जाएगा तुरंत अभी आई बटन पे। फटाक से जाइए उसको देख लीजिए। आपको उसमें जब बातें सुनेंगे आप तो उससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या है इसका मतलब, इनर ऑर्बिटल क्या है। जैसे देखिए पर्टिकुलर वो वीडियो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसमें मैंने समझाने की कोशिश की अपने बच्चों को कि समझिए कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। यहाँ तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आपको, इसलिए बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 11 तक ही मैंने इसको कलेक्ट किया है और इससे बाहर तो आना नहीं है आपको डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके यूज़फुल हो और आपने मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया। और अच्छी तरह से समझ लिया तो अच्छी तरह से लाइक कर दीजिए, ढेर सारा अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए और ढेर सारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए विथ बेल आइकन, ताकि अपना चैनल भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।